जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ग्लाइकोलिसिस किया था। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से क्या हुआ था, जो सेल के साइटोसोल रीजन के अंदर होता है उससे एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था उससे कितने मॉलिक्यूल एंड पे प्रोडक्ट में बने थे, 2 पायरुवेट बने थे। ठीक है ना। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 प्रोसेस है उससे नेक्स्ट स्टेप जो था वो स्टेप हमारा बनता है क्रेब्स ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, या उसका दूसरा नाम जो है वो होता है लिंक्ड रिएक्शन। अब हमें ये तो पता है सेलुलर रेस्पिरेशन का में जो ग्लाइकोलिसिस है वो तो साइटोसोल के अंदर होता है, लेकिन जो अब अगर तो रिएक्शन एनएरोबिक होगा तो वो तो फिर ग्लूकोज जो है उससे 2 पायरुवेट बन जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब एरोबिकली हम मूव करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना है ये डायरेक्टली, हमें ये बात पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगले प्रोसेस होते हैं, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो ये जो पायरुवेट बनता है एक ग्लूकोज से, जो एंड प्रोडक्ट हमें देखा था पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना था, वो डायरेक्टली कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं हो सकता ड्यू टू उसके ऊपर चार्ज की मौजूदगी की वजह से। तो इसलिए सबसे पहले होगा कि आप उस पायरुवेट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन हम देखते हैं कैसे होगी कि ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है 3 कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ये जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और हम देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसमें से इस पायरुवेट एसिड में से रिमूव हुआ है, तो अब जो मॉलिक्यूल पीछे बचा है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल, एसिटल्डिहाइड। अब ये एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NADH इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और ये इस एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन होगी। कैसे? ऑक्सीडेशन होगी। ये जो H है एसिटल्डिहाइड के अंदर, ये इसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा और ये इस NAD को NADH के अंदर चेंज कर देगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें बात पता है कि रिडक्शन होती है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है ये हमें बात पता है कि ऑक्सीडेशन होती है। तो अब ये जो है इसमें से जो ही रिमूव हुआ H ग्रुप, तो CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप बन गया। अब इसके अंदर एक और कोएंजाइम मौजूद होगा जो कि कोएंजाइम SH, जिसको सल्फाइडल ग्रुप भी कहते हैं। ये SH इसलिए इसके साथ लगा होता है, ये इसकी एफिशिएंसी को और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे ही एसिटाइल को ए के साथ ये को SH मिलेगा तो ये एक मॉलिक्यूल बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O S को A, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड कोएंजाइम A। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एंटर होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, और अब हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल कैसे होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन की हमें ये बात पता थी, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके 4 ही स्टेप्स हैं। तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा, और इस दौरान हमें ये बात पता है ग्लाइकोलिसिस से एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बने थे, 2। तो ये क्रेब्स साइकिल भी 2 दफ़ा ही रन होगा। तो अब हम डायरेक्टली अपने क्रेब्स साइकिल की तरफ जाते हैं, आपकी बुक से ही देखते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे उसको समझना। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, सबसे पहले आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है कि ये जो पायरुवेट की जो ऑक्सीडेशन है, या इस बाकी जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेजेस हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होंगे, और ये स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। और इस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूव हुआ है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव हुआ है, और ये हमने पीछे डिस्कस भी किया है इसको डिटेल के अंदर। अब होगा क्या, सेम अगर आप बुक में भी देखें तो ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है इसकी ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, एक को SH एंटर हुआ, और एक NAD पॉजिटिव NADH के अंदर आपको चेंज होता हुआ नज़र भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। और ये देखें वही मॉलिक्यूल जो हमने पीछे बनाया था CH3 C डबल बॉन्ड O S को A। अब ये क्या होगा, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये 4 कार्बन है, ये एसिटाइल को 2 कार्बन के साथ मिलेगी। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल है।
क्रेब्स साइकिल अब हम पढ़ने लगे हैं। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब एसिटाइल कोए जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा तो एक मॉलिक्यूल बना देगा सिट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हुआ है, इसको भी आपने एमसीक्यूज ऑफ पॉइंट व्यू से याद रखना है। और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है आप अच्छे तरीके से। जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल को ये मिला तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो बना है इसका नाम है सिट्रेट। और ये को एस एच जैसे ही को एंजाइम को एस एच सल्फाइडल ग्रुप ऐड हुआ था ये वैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये इस एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल को ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जैसे मिलेगा ये को एस निकल जाएगा, क्योंकि इसके अब फंक्शन आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बस उसको एंट्री के लिए ही यूज़ हुआ था एसिटाइल को ए को क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करने के लिए। सिट्रेट मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं बन गया है। जैसे इस अब सिट्रेट अपने ही एक आइसोमर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाएगा जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। सिट्रेट आइसोसिट्रेट ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब इस आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से क्या मुराद है, इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा जिस NAD पॉजिटिव NADH में चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी हो रहा है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, इसलिए आइसोसिट्रेट चेंज हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। ये अब क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो अब ये किस में चेंज हो गया, 5 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर। सेम अगेन क्या होगा, इसकी अगेन ऑक्सीडेटिव सेकेंडरी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन अल्फा कीटोग्लूटरेट से रिमूव होगा और NAD पॉजिटिव को NADH में चेंज करेगा, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी अगेन रिमूव हो रहा है। और ये 5 कार्बन किस में चेंज हो रहा है, आगे एक सक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनेट ग्रुप के अंदर चेंज हो रहा है। जब ये सक्सिनेट ग्रुप के अंदर चेंज हो रहा है इस जगह पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी एंटर हो रहा है साथ, लेकिन ये आपकी थ्योरी के अंदर तो मेंशन है लेकिन साइकिल के अंदर मेंशन नहीं है, आप इसको एरो लगा के यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे ही अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनेट मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुआ है जो कि 4 कार्बन शुगर है, तो ये उस दौरान इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि एक जो GDP का मॉलिक्यूल है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कहाँ से आता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही मौजूद होता है, GTP में चेंज होता है। और ये GTP जब GDP में चेंज होता है तो एक ADP ATP में भी चेंज होगा, क्योंकि हमें ये बात पता है कि लिविंग सेल के अंदर जो एनर्जी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है, हमारे सेल को ATP की शक्ल में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब क्या होगा, सक्सिनेट चेंज हो जाएगा फ्यूमरेट के अंदर। इस दौरान जो अब आप कोएंजाइम देख सकते हैं FAD यूज़ हुआ है, सक्सिनेट फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के F से याद रखना है कि अब जो कोएंजाइम यूज़ हो रहा है वो फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी सक्सिनेट की, और ये फ्यूमरेट में जब चेंज होगा तो एक FAD का मॉलिक्यूल FADH के अंदर चेंज हो जाएगा। अब सक्सिनेट इंटू फ्यूमरेट, फ्यूमरेट जब मैलेट में चेंज होगा, अब दोबारा आप देख सकते हैं अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर हुआ है, ये तीसरा मॉलिक्यूल अब एंटर हो रहा है और इसके क्या हो जाएगा, फ्यूमरेट चेंज हो जाएगा मैलेट मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आप गौर से देखें तो अब सक्सिनेट, फ्यूमरेट एंड मैलेट ये सारे 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 4 कार्बन, और इस मैलेट की आगे डिहाइड्रोजिनेशन होगी और एक NAD पॉजिटिव NADH के अंदर चेंज हो जाएगा और मैलेट दोबारा वही ऑक्सैलो एसीटेट जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से दोबारा ये एक एसिटाइल को सेकंड के साथ मिलकर साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर सकता है इजीली। तो अगर आप लोग देखें तो एक क्रेब्स साइकिल के रन होने से अगर आप दोबारा देखें कि ऑक्सैलो एसीटेट जैसे एसिटाइल कोए से मिला सिट्रेट बना 6 कार्बन, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, 5 कार्बन हो गया, फिर अगेन डीकार्बोक्सिलेशन हुई, फिर 4 मॉलिक्यूल हो गए कार्बन। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो आप देख रहे हैं कार्बन नंबर भी चेंज हो रहा है,
ठीक है, सक्सिनेट इंटू फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट इंटू मैलेट एंड मैलेट इंटू ऑक्सैलो एसीटेट। जैसे ये ऑक्सैलो एसीटेट मिलेगा दोबारा एक सेकंड पायरो, हमें ये बात पता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जनरेट हुए थे। अब सेकंड पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, सेम वही एसिटाइल को ए आएगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके, सेम यही साइकिल रिपीट होगा। लेकिन अब एमसीक्यूज़ या एमडीकैट के हवाले से अगर आप इन एमसीक्यूज़ को किस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से एग्जामिनर आपको अप्रोच कर सकता है, तो अगर आप देखें कि एक क्रेब्स साइकिल के रन होने की वजह से कितने वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो ये टोटल आप देख लें 1, एक इधर ऐड हुआ है, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट जब सक्सिनेट में चेंज हो रहा था उस वक्त ऐड हुआ है 2, और एक जब फ्यूमेरेट चेंज हो रहा है मैलेट में, ये 3, टोटल 3 ऐड हो रहे हैं। और NADH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, टोटल 3 NADH और 1 FADH प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कि किस तरीके से एक NADH जब रिस्पिरेटरी चेन से गुजरता है तो कितने ATP प्रोड्यूस करता है, एक FADH जब गुजरता है तो वो कितने ATP प्रोड्यूस करता है। हमें ये बात पता है कि ग्लाइकोलिसिस से एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुवेट जनरेट हुए थे, तो ये क्रेब्स साइकिल जिसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, ये भी 2 दफ़ा ही रन होगा। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो आप देखें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, आपको हमें पता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं तो 2 ही NADH प्रोड्यूस होंगे। ये एक फर्दर बात है कि एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलके कितने ATP बनाता है, वो हम टोटल एक सेल के अंदर एक ग्लूकोज के टूटने से कितने ATP जनरेट होते हैं वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होंगे तो कितने NADH, FADH और ATP प्रोड्यूस होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं इट मीन्स के साइकिल भी 2 दफ़ा रन होगा। एक दफ़ा अगर आपसे पूछता है कि एक दफ़ा क्रेब्स साइकिल के रन होने से कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, तो वो 3 है और 2 पायरुवेट हैं तो कितने प्रोड्यूस होंगे, 6 NADH प्रोड्यूस होंगे, 2 FADH प्रोड्यूस होंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और डायरेक्टली जो ATP बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 ATP जनरेट होंगे। इस दौरान 2 ATP भी प्रोड्यूस होंगे डायरेक्टली जो बनेंगे। ये हम फर्दर भी इसके कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से एक ग्लूकोज के टूटने से एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने ATP जनरेट होंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।